कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन करने के बाद, चाहे हमारा वो एक्चुअल मीन से था, अज्यूम्ड मीन से था, विदाउट डेविएशन था, यूनिवेरिएट डेटा था या बाइवेरिएट डेटा था, हमने सारी सिचुएशंस में हमने कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करी और उसका हमने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकालने के बाद उसकी हमने इंटरप्रिटेशन करी। लेकिन अब हम थोड़ा सा और आपको एक एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। कि आपने एक पॉइंट निकाल के दे दिया कि जी पॉइंट प्लस 0.9 इट इज स्ट्रॉन्ग और सेमी स्ट्रॉन्ग, दैट इज नॉट प्रिसाइज, जिसको बोल सकता हूं ना एग्जैक्ट, एरर फ्री अगर बोलूं तो वो नहीं है। तो उससे मैं अब आपको एक और आगे वाली स्टेज बताता हूं जो कि आपको बाद में भी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई परेशानी ना हो। तो उसको हम बोलते हैं द कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को जो सिंबल होता है दैट इज आर स्क्वायर, और आर क्या होता था जी, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बस, तो आर स्क्वायर का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इन कोरिलेशन कॉफिशिएंट द रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, लाइक जो मैंने अभी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसमें टेस्ट स्कोर एंड वीकली सेल, जब हमने MHRD अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर के द्वारा, HRD मैनेजर के द्वारा जब पर्सन्स को अपॉइंट किया गया था तो वहां टेस्ट स्कोर और वीकली सेल्स को देखा गया था। तो मैं उसी को रेफर कर रहा हूं। वर इंटरप्रेटेड एज स्ट्रॉन्ग, वीक एटसेट्रा, यही पढ़ते आए हमने, जो समरी आपको बताई थी हमने। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज 0.88, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन दीज टर्म्स, चाहे वो आपकी वीक है, चाहे मॉडरेट है, चाहे स्ट्रॉन्ग है, बट दे डू नॉट हैव द प्रिसाइज मीनिंग, है ना, एग्जैक्ट मीनिंग की क्या है उसका। तभी मैंने आपको बताया कि एक स्टेज और। So a measure that has a more exact meaning is the coefficient of determination. So it is computed by squaring the coefficient of correlation, जिसको हम क्या बोलते हैं, R square. अब जैसे मान लीजिए R is equal to 0.88, R square 0.88 का होल स्क्वायर which is equal to 0.77 का मतलब, ये 0.77 का मतलब क्या है, 0.77 ये है हमारा प्रपोर्शन, ये है हमारा परसेंट। इसको हम प्रपोर्शन बोले या परसेंट बोले, यानी कि 77%। ये क्या मतलब हुआ इसका? बस यही तो बात आपको, एक लेमैन को जब अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करनी हो और जो वो पूछ रहा हो उसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी की हेल्प से आप उसको एक आम आदमी की भाषा में आप सिखा सकते हैं। तो 0.77 का मतलब होता है, वी कैन से दैट 77% ऑफ द टोटल वेरिएशन इन वीकली सेल्स इज एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर बाय द वेरिएशन इन टेस्ट स्कोर्स। अब क्या मतलब हुआ, टेस्ट स्कोर में जो भी वेरिएशन हो रही है, ठीक है, उसका इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है, सेल्स के ऊपर जा रहा है, जिसका इफेक्ट कितना है, 77%। मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूं कि स्पीड ऑफ द कार, ठीक है जी, स्पीड ऑफ कार। अब स्पीड ऑफ कार में आप बोलेंगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए इंजन, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि रोड कंडीशंस, ठीक है, उसके बाद आ जाता है वर्जन, डीजल है, पेट्रोल है, ये है, उसके बाद आपके पास आता है ड्राइवर। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें से जो मेन फैक्टर जो स्पीड ऑफ द कार को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, तो वो कैलकुलेट होगा आर स्क्वायर से। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि ये बोल रहा है आर, मान लीजिए इसका आ जाता है 0.6, तो मैं ये बोलूंगा 0.6 को स्क्वायर करूंगा तो 36, यानी कि 36% जो है, 36% किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंजन के ऊपर। अगर मान लो रोड है, रोड का आता था 0.4, तो मैं क्या किया 16, इसका मतलब 16% जो है वो एक्सप्लेन कौन कर रहा है, रोड कंडीशंस। अगर मैं कह रहा हूं 0.2, तो इसका मतलब है कि 4% कौन एक्सप्लेन कर रहा है, पेट्रोल। ड्राइवर मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब 1% जो है ड्राइवर के हाथ में डिपेंड कर रहा है। तो मेन फैक्टर कौन सा है, ये फैक्टर है।
तो बस यही बात है कि जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने परसेंट इफेक्ट करता है, बस जितना परसेंट इफेक्ट करता है वो आपको कौन बताएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताएगा। बात क्लियर होगी जी कि कोरिलेशन देखा कि कोरिलेशन का पढ़ने का कितना फायदा हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हम कहां चले गए, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो मैक्सिमम जगह पे नहीं पढ़ाया जाता, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसका प्रैक्टिकल यूज है क्या। अब देखिए इसी की जितनी भी हमने डिस्कशन करी उसी के बेस के ऊपर अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y that is explained or accounted for by the variation in the independent variable x। ये लो जी, जो मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ द कार क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके पास रोड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना एक्सप्लेन कर रहा है, बस उसी को तो बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आइए जी, अब अगर डिटर्मिनेशन आ गया तो नॉन डिटर्मिनेशन भी आ जाएगा। सो द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या है, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएशन इन y that is not explained by the variation। अब जैसे मैंने यहां पे बताया आपको कि अगर ये 0.6 है, 36% एक्सप्लेन कर रहा है तो 64% वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई और फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनेशन। तो नॉन डिटर्मिनेशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो आर स्क्वायर तो डिटर्मिनेशन, तो 1 माइनस आर स्क्वायर कर दीजिएगा। 1 माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, जो इसको इफेक्ट नहीं करता। अब 1 माइनस 0.88 जो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग, अब क्या बन गया मेरा 1 माइनस 0.77 आ गया, इसका मतलब 1 माइनस इतना हो गया तो कितना हो गया 0.23, तो 0.3 का मतलब हो गया दिस मीन्स दैट 23% ऑफ द टोटल वेरिएशन इन वीकली सेल्स इज नॉट अकाउंटेड फॉर बाय द वेरिएशन इन द टेस्ट स्कोर्स। 23% इज नॉट एक्सप्लेनिंग द पोजीशन। यहां तक बात क्लियर है जी। ओके, सो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर कैन ओनली बी बिटवीन 0 एंड +1, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो आपका कहां से कहां वेरी करता था, -1 से लेके +1 तक करता था, लेकिन ये आपका यहां नहीं वेरी करेगा, ये सिर्फ 0 एंड +1 के बीच में होगा, इसके बीच में होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये मैं आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं, एक तरह से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, प्रैक्टिकली यूज करूंगा, जिसकी वजह से आपको क्रैम करने की जरूरत ना पड़े। ये था जी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब देखिए आर है जी, मान लीजिए 0.90, तो आर स्क्वायर कितना हो गया जी 0.81, 90 का स्क्वायर हो गया ना, 90 का स्क्वायर कितना हो गया 80 का स्क्वायर कितना हो गया जी 0.64, 70 का 0.49, 60 का 0.36, 50 का 0.25, 40 का 16, 30 का 9, 20 का 4, ठीक है। इसका मतलब देखिए अब यहीं से हम जो पॉइंट्स है वो निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर डिक्रीजेस मच मोर रैपिडली एज द वैल्यू ऑफ द आर डिक्रीजेस। आप देखो यहां पे आप 90 और 80 में फर्क कितना है, 10 है। 81 से 64 के बीच में का जो डिफरेंस है वो देखिए आप 17 का, यहां ये कितने से 10 से, लेकिन अगर इसके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना हो गया, ये देखो ये ज्यादा स्पीड से, सो द वैल्यू आर स्क्वायर डिक्रीज मच मोर रैपिडली, ये ज्यादा स्पीड से कम हो रहा है, और ये इन प्रपोर्शन टू दैट इट इज नॉट डिक्रीजिंग। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ आर विल ऑलवेज बी लार्जर देन आर स्क्वायर अनलेस आर इज इक्वल टू 1 और 0। आर की वैल्यू आर स्क्वायर से ज्यादा ही होगी, लेकिन 1 और 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर व्हेन आर इज इक्वल टू 1 और 0। ये दोनों बराबर होंगी, अगर इसकी 0 होगी तो ये भी 0 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 ही होगा, ये भी एक्सप्लेन हो गया। द वैल्यू ऑफ आर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आर की वैल्यू, बट द आर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, क्योंकि आपको बताया है मैंने अभी आपसे। तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, ठीक है। मान लीजिए कि टोटल वेरिएंस है 100, अनएक्सप्लेन्ड है 20, तो एक्सप्लेन्ड कितना हो गया 80, यानी कि 80% एक्सप्लेन कर रहा है, 20% एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये फैक्टर जो है ज्यादा इफेक्ट कर रहा है इसको। तो कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लेकिन कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा इफेक्ट करता है, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। उसके लिए हम कैलकुलेट क्या करते हैं, आर स्क्वायर,
यहां तक बात क्लियर है जी आपकी? अगर यहां तक आपकी बात क्लियर है तो मुझे लगता है कि मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। आज आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एप्लीकेशन भी आ गई और अप्लाई करके आपके पास क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ओके, तो चलिए जी, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो हमने कार्ल पियर्सन के बाद जो मेथड स्टार्टिंग में पढ़े थे उसका नाम क्या था जी? स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। अब ये मेथड जो है वो क्या मेथड है, आज हम इसकी बात करेंगे। और कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, लेकिन सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ आएगा, वहां तक हम आपको पहुंचाएंगे। तो दिस इज द यूज ऑफ स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट फॉर ऑर्डिनल डेटा। आपको जरा याद आ गया होगा कौन सा? तो जो फर्स्ट लेक्चर आपको हमने बताया था, और फर्स्ट लेक्चर में जब हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करना शुरू कर दी थी, तो उस टाइम आपको हमने डिफरेंट डेटाज बताए थे कि कौन सा जो है वो कहां पे जो है वो अप्लाई होता है और कौन सा जो है वो कहां पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। आज और अब आपने देखा कि जो कार्ल पियर्सन का मेथड था या उससे पहले के जो मेथड्स थे वो सिर्फ किसके ऊपर चलते थे? वो चलते थे आपके नॉमिनल, ठीक है, रेशियोज के ऊपर, लेकिन इंटरवल और रेशियोज के ऊपर चलते थे। लेकिन अब वहां हमने छोड़ दिया था, हमने बोला था क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर यह अप्लाई नहीं होता। तो ये जो क्वालिटेटिव डेटा हमने छोड़ दिया था, जिसको हम ऑर्डिनल डेटा बोलते थे, वो ऑर्डिनल डेटा के ऊपर हम अगर कोरिलेशन कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस कैलकुलेट करने के लिए ये थे हमारे, क्योंकि ये था पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, जिसको डाटा कौन सा चाहिए होता था? इंटरवल और रेशियो स्केल्ड। आप नहीं होगा तो फर्स्ट लेक्चर मेरा देख लीजिएगा, और वहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये यहां पे इस साइड में, यहां पे लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया। ये ऊपर थे इंटरवल और रेशियो, जो नीचे वाले थे वो मैंने छोड़ दिए थे। तो फिर क्या हुआ कि एक जो ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया मेजर ऑफ कोरिलेशन फॉर ऑर्डिनल लेवल डेटा, जिसको हमने क्या बोला था उस टाइम? क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो दैट क्या होता है जी? ये वाला डेटा हमने बताया था आपको, जो जिसको हम रैंक कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल रॉ होता है, लेकिन उसको अगर हम रैंक कर दें तो हमारे पास कौन सा डेटा आ जाता है? ऑर्डिनल डेटा आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर उसके बाद इंटरवल, फिर उसके बाद रेशियो। याद आ गया जी? ओके। अच्छा, ये जो हमारा स्पीयरमैन्स का रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है, इसका जो सिंबल है या तो हम कैपिटल आर लिखते हैं या स्मॉल आर के साथ एस लगा देते हैं, क्योंकि ये स्पीयरमैन ने दिया था और ये ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियंस था। अच्छा, तो ये जो हमारा फार्मूला है, अब देखिए मैं फार्मूला बना के दे रहा हूं। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्र डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्र माइनस 1। R का मतलब होता है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्र का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है यहां पे डिफरेंस ऑफ द रैंक बिटवीन पेयर्ड आइटम्स इन टू सीरीज। दो सीरीज आपके पास दे रखे हैं, दो पेयर दे रखे हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम डी बोलते हैं, और उसका स्क्वायर करके डी स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद आपका एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैंक्स। ये भी बात क्लियर होगी जी। तो इसको हम जनरली इस मेथड को ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो क्या हुआ? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एन क्यूब, एन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एन। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन होता है ये फॉर्मूला। लेकिन आर द्वारा से मैंने बदला -1 और +1 इंक्लूसिव, इसी के बीच में आपका रिजल्ट होगा। लेकिन कई बार क्या होगा, ये बातें आपको थोड़ी देर बाद समझ आएंगी, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा जगा देता हूं। इन केस ऑफ टाइड रैंक्स, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो ब्यूटी कंटेस्ट चला हुआ है, मैंने भी एक कंटेस्टेंट को जो है वो एक जज ने भी 3 नंबर दे दिए, दूसरे ने भी उसको 3 ही नंबर दे दिए, फिर टाई हो जाती थी। तो अब उस केस में क्या है? इन केस देयर इज मोर देन वन आइटम विद सेम वैल्यू इन सीरीज, यूजुअली एवरेज रैंक इज अलॉटेड टू ईच ऑफ दीज आइटम्स एंड द फैक्टर m क्यूब माइनस m इज एडेड फॉर ईच। इसमें जो है ना m क्यूब माइनस m, जितनी आइटम्स आपकी वहां पे रिपीट करेंगी, बस उतने ही आपने ये ऐड करने हैं। बताएंगे अभी आप। आइटम 2 सिग्मा डी स्क्वायर, बस सिग्मा डी स्क्वायर में उतनी आइटम आपने ऐड करते रहेंगे और आपका क्या बनता रहेगा?
फार्मूला बदल जाएगा. सो इन केस ऑफ टाइड रैंक्स द मॉडिफाइड फार्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिकम्स, क्या हो जाएगा, देखिए यही फार्मूला, R इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस ये देखिए m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाई 12, m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाई 12. तो आपने बस इसी को आपने बार बार ऐड करना. अगर मान लो एक आइटम है तो एक, अगर दो आइटम होगी तो प्लस दोबारा से आपने m क्यूब माइनस m डिवाइड बाई 12 कर देना है और डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n, बस इसी को हमने मॉडिफाई करके दे दिया. सो व्हाट कुड बी द फीचर्स बेस्ड ऑन रैंक्स रादर देन ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन. ये रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपके पास एक्चुअली इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ध्यान रखना ये वाली बात, बिल्कुल प्रूव करूंगा. द सम ऑफ द डिफरेंसेज ऑफ रैंक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स शैल बी 0 सिग्मा डी. ओके, सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा एंड सुटेबल फॉर अबनॉर्मल डेटा. आपको याद हो गया क्वांटिटेटिव में तो वहां था, क्वालिटेटिव ये था. अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि आपको ये रैंक कोरिलेशन से करना है, ये कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ स्पीयरमैन से करना है, या कार्ल पियर्सन से करना है, तो मैं उसके लिए भी आपको एक हिंट दे देता हूं. देखिए, आपने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को प्रेफर करना है कार्ल पियर्सन के ऊपर. अगर कैसा, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, याद आ गया जी. अगर अब नॉर्मल होगा, ये बताया मैंने, अब नॉर्मल डेटा, अगर ये डेटा अब नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं है तो फिर आपने इसको अप्लाई करना है. द बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन. नंबर 2, ओनली क्वालिटेटिव डेटा रैंक्स आर गिवन एंड नॉट द एक्चुअल डेटा. तो आपने कौन सा लगाना, रैंक. और अगर डाटा इससे डिफरेंट है तो आप कौन सा लगाते रहो, आप कार्ल पियर्सन लगाते रहो. यहां तक बात क्लियर है जी. तो इसलिए मैंने आपको 3 आइडेंटिफिकेशन दे दी. अदरवाइज आपके लिए तो वैसे एग्जाम में पूछा होता है, लेकिन अगर ना पूछा हो तो भी मैंने आपको हिंट बता दिया कि कैसे करते हैं. तो चलिए अब इसके ऊपर हम दोबारा से आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे इसकी एप्लीकेशन करते हैं. सबसे पहले कहता है कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. 2 जजेस इन ए ब्यूटी कंटेस्ट रैंक्ड द एंट्रीज एज फॉलोज. 2 जज थे, ब्यूटी कंटेस्ट चला हुआ था, और इसमें एक्स जज ने, जो कंटेस्टेंट थे, उसको एक को 1 2 3 4 5 ऐसे रैंकिंग कर दी, और वाई ने जो कंटेस्टेंट था उसको 5 4 3 2 1 दे दिया. ये मार्क्स दे दिए 5 में से. इसको 1 दिया था, इसको 2 दिए, 3 थे, 4 थे, 5 ने, वाई जज ने ये दे दिया. तो कहता व्हाट डिग्री ऑफ एग्रीमेंट इज देयर बिटवीन द जजमेंट्स ऑफ जजेस. कहता किस टाइप का जो दोनों जज हैं उनका टेस्ट जो है वो कैसा है, एक तरह से ये बताना है आपने. अब दोनों ने मार्क्स जो अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है. तो अब यहां पे हमारे पास डेटा जो है वो कौन सा अवेलेबल है. देखिए यहां पे अगर मान लो कुछ भी ना दिया होता तो भी हम बोलते कि जी ओनली क्वालिटी रैंक्स आर गिवन एंड नॉट द एक्चुअल डेटा. अगर एक्चुअल डेटा भी दिया होगा तो भी हम बता देंगे. तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स है ना उसको हम बोलेंगे R1, जो रैंक आपके पास दे रखे हैं, रेडीमेड था. तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद y जो है, ये मेरे पास y है, उसके R2 दे रखे हैं रैंक 5 4 3 2 1. ये भी बात है. तो डेविएशन क्या हो गया, d का मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था, ठीक है. तो डिफरेंस क्या होगा, R1 माइनस R2. अब देखिए 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5i माइनस 1 इज इक्वल टू 4. आ गया जी टी. अब बात क्लियर है. डी स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16. इस तरह से मेरे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं जी, ये देखो, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है. तो 1 2 3 4 5 5 n इज इक्वल टू 5 पेयर्स हो गए. और सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया. सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40. मेरा क्या फार्मूला था जी, क्योंकि यहां पे देखो कोई भी जो रैंक दिए गए हैं वो उसमें टाई नहीं है. अगर टाई नहीं है तो फिर हमारे पास सिंपल फार्मूला लगेगा. तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यू माइनस एन, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर कितना है जी 40 डिवाइडेड बाई एन क्यूब 5 5 जा 25, 25 जा 5 125 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 120. तो क्या हो गया 1 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 120. अगर मैं इसको इसे कट कर दूं तो एक तरह से मेरा ये आ गया
ठीक है, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ज्यादा टफ नहीं है ना? टफ आएगा। पहले तो आप अपने आप को एक तरह से रैंक कोरिलेशन की जो फंडामेंटल्स हैं उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो यहां क्या था जी, आपके पास रेडीमेड सब कुछ था, रैंक्स भी थे, आपको रैंक कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहां तक बात क्लियर है जी? ओके, आ जाइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है जी मेरा कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन एक्चुअल रैंक्स आर नॉट गिवन। अब आपके पास एक्चुअल रैंक्स नहीं दिए रखे, ठीक है, जैसे पहले दे रखे थे। ओके, सो कहता है कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। x इज इक्वल टू 59, 69, 39, 49, 29, y इज इक्वल टू 79, 69, 59, 49, 39। ये आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं। अगर वैल्यूज दे रखी हैं तो इसका मतलब है कि हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो रैंकिंग करनी पड़ेगी तो हम अब x, अब देखो 29 सबसे छोटा है तो इसको मैंने 1 रैंक दे दिया। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है 39, उसको मैंने 2 दे दिया। उसके बाद मेरा 49 उससे बड़ा है तो मैंने इसको 3 दे दिया। फिर 59 को मैंने 4 दे दिया, 69 को मैंने 5 दे दिया। हो गई जी रैंकिंग, वहां रेडीमेड थी। उस तरह से आ जाओ, अब यहां 79, 69, 59, 49 एंड 39 है। तो अब मेरे पास यहां आर स्क्वायर 39 1, 49 2, 59 3, 69 4, 79 5, ये भी हो गई जी रैंक। अब जब रैंक आ गए तो R1 और R2 जब आपके पास आ गए तो आगे का पता है आपको। तो R1 माइनस R2 D हो गया, तो क्या हो गया 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसका डी स्क्वायर कर दिया हमने, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0। अब मेरे पास सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो गया जी 4। एन कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पेयर्स है 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल टू 5 हो गए। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर कितना है जी, ये देखिए 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 4 है, 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू क्यूब माइनस 5, तो क्या हो गया 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 125 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5। ये देखो जी 12 2 जा 24 10 जा, ये लो जी 5। अब 1/5 हो गया, अगर 1/5 हो गया तो इसका हो गया मेरे पास 0.02। ठीक है, तो मेरा 1 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू प्लस 0.8 मेरे पास हो गया रैंक से। तो अभी तक भी आपको कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि यहां पे कोई टाई नहीं था, तो कोई बात नहीं। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए, अब यहां पे हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, व्हेन वैल्यूज ऑफ सम वेरिएबल्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन 49 69 39 49 29। इसका मतलब वैल्यूज रैंक नहीं है, रैंक हमें करने पड़ेंगे। y इज इक्वल टू 59 59 59 49 39। अब हुई नहीं परेशानी। अब इसमें क्या हुआ, यहां भी 49 है, यहां भी 49 है, तो क्या हो गया टाई हो गया। यहां क्या है 59 59 15, ये 3 टाइम्स। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अगर मॉडिफाई हो जाएगा तो देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 49 69 39 49 29 लिख दिया। अब हम इसको रैंक करेंगे। अब देखो जरा रैंक 29 क्या हुआ जी 1। ठीक है, अब अगर मैं 49 को दूं तो इसको क्या बनना था 2, और फिर 49 आ गया, सॉरी ये 1 आ गया, 39 2 हो गया। उसके बाद मुझे किसको देना था 3, और इसको क्या देना था 4। लेकिन अब दोनों का क्या है टाई है, तो टाई करने के लिए क्या करना है आपने 3 + 4 को 7 को 2 से डिवाइड करना, और जो रैंक आएगा वो दोनों में बांट देना। तो क्या हो गया जी, अब मेरे पास 29 को मैंने 1 दे दिया, 39 को मैंने 2 दे दिया। अब इस 49 को कितना दिया मैंने 3.5, और इसको कितना दिया 3.5, क्योंकि अदरवाइज पहले कितना आ रहा था 3। अब 3 4 आप दे नहीं सकते थे, लेकिन आपने देते रहिए रूटीन में 3 + 4 7 को 2 से डिवाइड करिए, 3.5 अलॉट कर दीजिए। उसके बाद 69 को क्या देंगे 5 देंगे। ये भी बात क्लियर है। अच्छा आ जाओ जी यहां पे 59 59 59 49 39। अब यहां पे मेरे पास 39 सबसे छोटा है तो 1 दे दिया मैंने, 49 को 2 दे दिया।
अब 59 59 59 दूंगा तो इसमें क्या हो जाएंगे मेरे 3 4 5। तो मैं पहले इनको प्लस करूंगा, 3 + 4 7 7 + 5 12। अगर 12 आ गए तो कितने नंबर है मेरे? 3 है। 3 से डिवाइड करूंगा, क्या हो गया? 4। तो सबको मैं 4 4 दे दूंगा, 4 4 4 और 2 और 1 हो गया। तो अब मैंने क्या लिखा कि सिंस आइटम 49 इज रिपीटेड 2 टाइम्स इन ए सीरीज, 2 टाइम्स है ना, ये देखो 49, तो मैंने एक्स के केस में m = 2 हो गया। और सिंस आइटम 59 इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन ए सीरीज, तो m = 3 हो गया, m = 3 हो गया। तो m = 2, m = 3। अब जब हमारे पास कॉमन टाई आती थी तो आपको याद होगा हमने मॉडिफाई किया, क्या था कि जी r = 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर वहीं तक रहेगा। अब जितने होंगे, अब देखो वहां पे 1/12 m³ - m 49 है और दूसरा कौन सा है? 59 है। 59 तो हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, प्लस 1/12 m³ - m डिवाइडेड बाई n³ - n। तो r = 1 - 6। अब सिग्मा डी स्क्वायर कितना है जी अब मेरा? अच्छा, ये भी आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए अब 3.5 - 4 = -0.5, 5 - 4 = 1, 2 - 4 = -2, 3.5 - 2 = 1.5, 1 - 1 = 0 हो गया। उसी तरह से अब मेरा डी स्क्वायर हो गया, -0.5 का होल स्क्वायर 0.25, 1 2 2 जा 4, 15 को 2.25, 0 का 0। इस तरह से टोटल करके मेरे पास सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो गया जी? 7.5 हो गया। यहां तक क्लियर है? ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने आपको बता दिया कैसे ऐड करना है, अपने फार्मूले को मॉडिफाई कैसे करना है। जितनी फिगर्स रिपीट करेंगी, अब जितनी बार करेंगे वो तो m की वैल्यू आएगी। अब 2 बार कर रहा था तो 2, 3 बार कर रहा था तो 3, लेकिन जितनी फिगर डिजिट्स करेंगी उतने आपने m³ - m डिवाइडेड बाई 12 को ऐड करना है इसके फार्मूले के साथ। तो यहां 2 थी इसलिए मैंने 2 बार किया, अगर 3 होती तो मैं एक और 3 कर देता। तो r = 1 - 6। अब 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो गया जी? 7.5 प्लस 1/12, यहां m³ कितना है जी? 2 है, तो 2⁻³ - 2 प्लस 1/12, ये कितना है m? 3 है, तो 3⁻³ - 3 हो गया जी हमारे पास। तो इस तरह से क्या है जी मेरे पास? 1 - 6 7.5 प्लस, आप देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 - 2 = 6 डिवाइडेड बाई 12, 1/2, और 1/2 को बोलते हैं 0.5, इसलिए 0.5 आ गया। उस तरह से यहां आ जाइए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 - 3 = 24 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 2। तो लो जी +2 हो गया। इस तरह से अब मैंने क्या किया? 7.5 8 8 + 2 10 हो गया, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया जी? 60 हो गया। तो 1 - 60 डिवाइडेड बाई 120। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो 1/2 आ रहा है। 1/2 को हमने अभी बताया आपको 0.5 होता है, तो 1 - 0.5 किसमें हो गया? पॉजिटिव हो गया, प्लस 0.5। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। यहां तक बात क्लियर है जी अब आपकी? तो इस तरह से क्या है कि कई बार आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है वहां पे आपकी वैल्यूज जो हैं वो टाई होती हैं। अगर वैल्यूज टाई होती हैं तो फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो लो जी, अब मैं दोबारा से आपके पास यहां पे एक तरह से रिव्यू कर देता हूं कि r का मतलब क्या होता है? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू n² - 1, जिसको मैंने n³ - n बोला था। अब मैंने बताया आपको कि अगर टाइड रैंक्स हैं तो क्या होगा? इन केस देयर इज मोर देन वन आइटम विद सेम वैल्यू इन सीरीज, यूजुअली एवरेज रैंक इज अलॉटेड टू ईच ऑफ दीज आइटम्स। वो हमने कर दी एवरेज, and the factor m³ - m divided by 12 is added for each such tied item to sigma d square। इसमें ऐड किया हमने कितना? m³ - m divided by 12, जितनी आइटम्स। So thus in case of tied ranks, the modified formula of rank correlation coefficient becomes क्या? 1 - 6 sigma d square plus m³ - m divided by 12। अब अगर एक है तो एक, अगर दो होगा तो दो, इसलिए so on so forth जितने होंगे वो सारे के सारे जो हम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है जी? तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन फार्मूला। तो अब हमारे पास जो हम एक तरह से डिस्कस कर रहे थे, स्टार्टिंग से जब हमने शुरुआत करी थी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो वहां पे आपको याद होगा कि हमने
मेथड बताए थे कि ये था जी ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में हमारा स्कैटर डायग्राम, ग्राफिक मेथड दोनों हमने कैलकुलेट कर दिए। उसके बाद है कार्ल पियर्सन, ये भी हमने डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस कर दी। उसके बाद हमारे पास रैंक मेथड आ गया, ठीक है। अब एक छोटा सा, वो भी मैं आपको करा ही दूंगा, कंकरेंट डेविएशन मेथड। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा कंकरेंट डेविएशन मेथड के ऊपर, छोटा सा, और जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रैंक और कार्ल पियर्सन दोनों के ऊपर मास्टरी कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस होते हैं करिएगा, और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो भी करिएगा, क्योंकि हम, अब मैंने अभी तक ये चीज बात करी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर जो कि रियल लाइफ के साथ जुड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप इसमें और ज्यादा इंजॉय करेंगे कि अच्छा रियल लाइफ में जो है, अगर आप जज बन जाते हैं, मान लो 3 जज बन जाते हैं, तो फिर आपको 3, जैसे कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन होता है 3 जज आते हैं और फिर तीनों जज अपने स्कोर देते हैं। जब स्कोर देते हैं तो फिर उसके बाद देखा जाता है कि कौन से 2 जजेस के बीच में जो है ज्यादा कंसिस्टेंसी होती है। तो उसमें आपको फिर 1, 2 और 2, 3 इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके आपको फिर उसका कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ता है, और जिसका जो हाई होगा उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसका मतलब उनकी लाइकिंग जो है वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। तो आई होप नाउ कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किससे मिलेंगे, कंकरेंट डेविएशन मेथड से।